इनके घर से थोड़ी सी दूर पर एक बहुत ही पुराना खंडर बना हुआ था दोस्तों। उस खंडर एक वो किला टाइप का था, लेकिन बहुत साल पुराना किला था, जिसके अंदर लिटरली कई ऐसी जगहें हैं जो कि सुनसान हैं, भयानक हैं। उन जगहों का कोई पहलू नहीं है, इतनी ज़्यादा डरावनी दिखती हैं वो जगहें। तो पुलिस का इनके पास कॉल आता है। पुलिस इन्हें बताती है कि तुम्हारी बेटी प्रिया की लाश उसी खंडर के अंदर मिली है। एक बार प्रतीक्षा नाम की लड़की को व्हाट्सएप पर अननोन नंबर से एक मैसेज आता है। देन जिसके बाद प्रतीक्षा के साथ जो कुछ भी हुआ वो मौत से भी बदतर था। दोस्तों स्वागत है आज की वीडियो में आप लोगों का। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा डरावनी एंड बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है। आज मैं आप लोगों के सामने व्हाट्सएप से रिलेटेड या फिर कह लो कि व्हाट्सएप की वजह से घटित हुई एक ऐसी अजीबोगरीब प्रकार की कहानी लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसे अगर आप लोग सुनेंगे तो आज की रात आप सो नहीं पाएंगे। ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था उसने अपनी ज़िंदगी में आखिर सरवाइव कैसे कर लिया, क्योंकि ये कहानी इतनी ज़्यादा डरावनी और खौफनाक है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कहानी का पहलू है क्या, इस कहानी का रहस्य है क्या, आखिर क्या था वो सब कुछ। जो कुछ भी था क्या वो सच था या फिर कुछ और ही। तो दोस्तों मैं बस आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी जो कहानी है वो घटित हुई थी प्रतीक्षा नाम की लड़की के साथ। जी हाँ, प्रतीक्षा जो कि मेरठ की रहने वाली है। जी हाँ, प्रतीक्षा की उम्र 19 साल की है, यानी कि वो यंग जनरेशन की लड़की है। ठीक है, और वो दोस्तों कॉलेज में पढ़ती है, अभी अपनी पढ़ाई लिखाई करती है अपने माता पिता के साथ, अपनी फैमिली के साथ मेरठ जैसे शहर के अंदर वो रहती है। अब एक बार की बात है दोस्तों, प्रतीक्षा रात के वक्त पर अपने घर के अंदर लेटी हुई थी। मतलब कि वो नॉर्मली व्हाट्सएप यूज़ कर रही थी, अपने फ्रेंड से चैटिंग वेटिंग कर रही थी, बातें कर रही थी। तो अचानक से ना प्रतीक्षा के पास एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। जी हाँ, उस अननोन नंबर से प्रतीक्षा के पास मैसेज आता है, हेलो। प्रतीक्षा 2 मिनट बाद उस मैसेज को सीन करती है और फौरन उस मैसेज का रिप्लाई करती है हेलो, और बोलती है कौन। जब वो कौन बोलती है ना तो उस अननोन नंबर के पास मैसेज पहुंचता ही नहीं है। मतलब कि एक टिक लग कर आ जाता है, यानी कि उसने हो सकता है नेट वेट बंद कर लिया हो या फिर ब्लॉक व्लॉक कर दिया हो, तो कुछ तो ऐसा हुआ था, उसके पास मैसेज पहुंचता नहीं है। अब प्रतीक्षा लगभग 15 मिनट तक उसका इंतज़ार करती है कि मतलब कौन है ये, किसने मैसेज भेजा। देन 15 मिनट के बाद भी कुछ नहीं होता और उस अननोन नंबर से उस रात कोई भी मैसेज नहीं आता। अब ऐसे ही करके वो रात भी ऐसी बीत जाती है। अब अगला दिन आता है। अगला दिन प्रतीक्षा इसी टेंशन में थी कि वो नंबर है तो है किसका यार, मतलब कौन है वो नंबर। मतलब होता है ना कभी कभी हम लोग कोई अननोन नंबर से मैसेज आता है तो हम जानने को बड़े बेकरार हो जाते हैं कि आखिर कौन था वो। अब दोस्तों इसी के साथ जब अगला दिन होता है तो अगली रात को प्रतीक्षा इन सब बातों को भुलाकर अपना व्हाट्सएप नॉर्मली यूज ही कर रही थी कि अचानक से उसके पास 11 बजे के आसपास रात के उसी अननोन नंबर से दोबारा की से मैसेज आता है, जिस मैसेज में लिखा हुआ था तुम अभी तक सोई नहीं क्या। जब प्रतीक्षा ये मैसेज देखती है तो बहुत ही शॉक हो जाती है और फौरन ही तुरंत ही उस अननोन नंबर को रिप्लाई करती है और बोलती है कि कौन बोल रहा है मुझे बताओ। अब तभी दोस्तों प्रतीक्षा ने इतना बोला ही था, अब उसके पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैराग्राफ, एक मैसेज आ जाता है। तो प्रतीक्षा जब उस मैसेज को देखती है ना तो बहुत ही शॉक हो जाती है। अब वो क्या करती है, उसे पढ़ने की कोशिश करती है कि एग्जैक्टली उसमें लिखा क्या है। तो प्रतीक्षा फौरन ही उस मैसेज को पढ़ती है। उस मैसेज के अंदर ना किसी लड़की का नाम लिखा हुआ था। उस मैसेज के अंदर लिखा हुआ था हेलो, मेरा नाम चित्रा है। अब उसमें एड्रेस वेड्रेस कुछ भी मेंशन नहीं था कि आखिर वो कहाँ की रहने वाली, क्या, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस जो मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली वही लिखा हुआ था, हेलो मेरा नाम चित्रा है, मैं किसी से बहुत प्यार करती थी लेकिन मेरे पापा ने मुझे जलाकर मार डाला। बस इतना उसमें लिखा हुआ था कि तभी अचानक से प्रतीक्षा भी ये सब कुछ देख ही रही थी कि वहाँ पर एक मैसेज और टाइप होता है। मतलब कि उसमें एक चीज़ और लिखी हुई थी कि मैंने इस बात का बदला ले लिया है। बस दोस्तों प्रतीक्षा ने अभी इतना पढ़ा ही था कि तभी अचानक से प्रतीक्षा के पास एक फ़ोटो आता है। जी हाँ, उस फोटो के अंदर प्रतीक्षा देखती है एक आदमी है जिसके सर पर एक भी बाल नहीं है और वो आदमी देखने में थोड़ा सा अजीब किस्म का लग रहा था। अचानक से प्रतीक्षा देखती है कि उस आदमी के गले में एक फांसी का फंदा था, यानी कि वो
आदमी मतलब फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। मतलब कि एक भाषा में अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो वो एक सुसाइड फोटो था। प्रतीक्षा के पास एक सुसाइड फोटो उस अननोन नंबर से आता है, जिसे देखकर प्रतीक्षा का दिमाग पूरी तरीके से घूम जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या है। अब वो फौरन ही दोस्तों, इससे पहले कि कुछ बोल पाती या कुछ और सोच पाती, तभी उस अननोन नंबर से एक मैसेज और आता है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि कम से कम मेरी कहानी को 10 लोगों तक शेयर करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो आज तुम्हारी मौत पक्की है, वो भी बहुत ही दर्दनाक वाली मौत मिलेगी तुमको। इस तरीके से उसमें लिखा हुआ था। ये देखकर ना वो बेचारी बहुत डर जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये कौन है, ये कौन इतना भद्दा मजाक कर रहा है। क्योंकि जो सुसाइड फोटो उसने देखा था ना, उसको देखकर उसका मन पूरी तरीके से खराब हो गया था। दोस्तों क्या मतलब ये उल्टी सीधी चीज़ें भेज रहा था कोई सामने वाला बंदा। तो प्रतीक्षा क्या करती है, फौरन ही उस अननोन नंबर को झट से ब्लॉक कर देती है। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि उस अननोन नंबर को ब्लॉक करने के बाद भी उस अननोन नंबर से मैसेज अभी भी आते जा रहे थे कि इस मैसेज को 10 लोगों तक फॉरवर्ड करो, वरना तुम्हारी मौत बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होगी। इस तरीके से मैसेज अभी भी उस अननोन नंबर से आते जा रहे थे। इसे देखकर लिटरली प्रतीक्षा को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कुछ बोलने के लायक नहीं बची थी। अब प्रतीक्षा फौरन ही अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करती है और सो जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, वो रात ऐसी बीत जाती है। उस रात प्रतीक्षा के साथ कुछ भी नहीं होता। जैसी सुबह होती है तो सुबह प्रतीक्षा फ़ौरन ही अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन करती है, देखती है कि रात में जो मैसेज थे बस वही मैसेज उस अननोन नंबर से आए थे, जिसके बाद कोई मैसेज वैसेज नहीं आया, वो नंबर ब्लॉक था। अब फ़ौरन ही प्रतीक्षा रेडी वेडी होती है, अपने माइंड को फ्रेश करती है और कॉलेज चली जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वो कॉलेज पढ़ती थी। तो जब वो कॉलेज जाती है ना, तो कॉलेज में जाकर उसकी एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थी, मतलब कि उसकी बहुत ही अच्छी एक दोस्त थी, जिस दोस्त का नाम था प्रिया। प्रतीक्षा प्रिया को बताती है, यार देख नहीं, कल पता नहीं कौन था यार, कौन मजाक कर रहा है मुझसे, ऐसे ऐसे अननोन नंबर से मुझ पे एक मैसेज आया था। मतलब वो अपने मुंह से बताती है, कुछ दिखाती विखाती नहीं है उसको, और बोलती है कि मतलब ऐसा वैसा मुझ पे मैसेज आया। तो प्रिया भी सुन के थोड़ी सी शॉक हो जाती है, वो बोलती है कि क्या अननोन नंबर है, मुझे दिखा। तो प्रतीक्षा उसे दिखाती है। तो प्रिया क्या करती है, वो अपने मोबाइल में उस अननोन नंबर को नोट कर लेती है और प्रतीक्षा से बोलती है कि जो भी होगा मैं देख लूँगी, तू बस टेंशन मत ले, ये जो भी ऐसा भद्दा मजाक कर रहा है उसको मैं बता दूंगी, जो भी मतलब तू बस इस नंबर को दे दे। तो प्रतीक्षा वो प्रिया फ़ौरन ही अपने मोबाइल के अंदर उस अननोन नंबर को नोट कर लेती है। तो अब क्या होता है दोस्तों, दोनों अपने अपने घर पे चले जाते हैं। कॉलेज की जैसे छुट्टी होती है। तो अब यहाँ पर आता है रात, मतलब कि अब यहाँ पर आती है रात। रात के वक्त पर प्रतीक्षा अपने घर पर होती है और प्रिया अपने घर पर होती है। तो अब रात के वक्त पर क्या होता है, प्रतीक्षा ऐसी लेटी हुई थी और वो वेट कर रही थी कि उस अननोन नंबर से कोई मैसेज आए या वो उससे बात करने की कोशिश करे। बट दोस्तों उस अननोन नंबर से ना उस रात कोई भी मैसेज नहीं आता, और वो तो ऑलरेडी प्रतीक्षा के नंबर से ब्लॉक था। तो प्रतीक्षा भी अब उससे मैसेज करके अपना दिमाग नहीं ख़राब करना चाहती थी। वो सारी चैट्स को डिलीट कर देती है और फ़ौरन ही थोड़ी बहुत देर ऐसी व्हाट्सएप को यूज़ करके रात में सो जाती है। अब यहाँ पर होती है सुबह। अब जैसे यहाँ पर सुबह प्रतीक्षा की यहाँ पर आँख खुलती है ना, तो वो रेडी वेडी होती है कॉलेज के लिए। सोचती है कि आज कॉलेज में जाके अपने दोस्त से पूछूंगी कि किसका नंबर था, क्या था। तो वो अपने कॉलेज चली जाती है। लेकिन जब प्रतीक्षा उस दिन कॉलेज जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो दोस्त थी ना प्रिया, जिसने उस अननोन नंबर को कल अपने फ़ोन में ले लिया था, वो आज कॉलेज आई ही नहीं थी। ये देखकर ना प्रतीक्षा को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि वो छुट्टी वुट्टी मारने वाली लड़की नहीं थी, वो पढ़ाई लिखाई करने वाली लड़की थी, मेहनती लड़की थी। तो फिर आज कॉलेज क्यों नहीं आई, उसे इस बात का कुछ पता नहीं चलता। तो अब क्या होता है, वो थोड़ी बहुत देर कॉलेज में अपना टाइम वाइम स्पेंड करती है। देन उसकी छुट्टी होती है ना, तो फ़ौरन इस बार वो अपने घर पर नहीं जाती। वो सोचती है कि वो अपनी दोस्त प्रिया के घर पर जाएगी, उससे मिल लेगी और पूछ लेगी कि आज कॉलेज क्यों नहीं आई। तो वो फ़ौरन ही अपनी दोस्त प्रिया के घर पर चली जाती है। देन जब वो प्रिया के घर के अंदर प्रवेश करती है ना, तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि जब वो घर के अंदर प्रवेश करती है, आवाज़ लगाती, तो उसे प्रिया दिखाई नहीं देती, लेकिन घर में शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी। तो जब वो जाती है अंदर, तो वो पाती है कि प्रिया की माँ बैठी हुई है, जिसके चेहरे के हाव भाव देखकर समझ आ रहा है कि वो बहुत परेशान दिख रही थी। तो प्रतीक्षा जाती है अंदर, पूछने की कोशिश करती है, आंटी क्या बात है, क्या दिक्कत हो गई, प्रिया को बुला दो, थोड़ा सा मुझे बात करना है। इस हिसाब से वो बोलती है। जब उसने ऐसी बात कही ही थी कि अचानक से यहाँ पर प्रिया की माँ ना प्रतीक्षा से बोलती है
कि बेटा मैं तेरे घर पर ही आने वाली थी, तुझे ही कॉल करने वाली थी। तूने मेरी बेटी को कहीं देखा है? क्योंकि वो कल रात से घर पर नहीं आई। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके की बात बोलती है प्रिया की माँ। जब प्रतीक्षा ये बात सुनती है तो बहुत ही शौक हो जाती है, बोलती है कि कल रात से घर नहीं आई है, मतलब कहाँ गई थी वो? तो उसकी माँ उसे बताती है कि रात में तो वो घर पर ही थी, लेकिन जब मैंने सुबह उठकर देखा तो पता चला कि वो अपने रूम में थी ही नहीं। वो अपने रूम में से कहीं चले गई, पता नहीं कहाँ चले गई। मैंने उसको इतने फ़ोन करे, उसने मेरा एक कॉल भी पिक नहीं किया। पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि वो घर छोड़कर चले गई, कहाँ चले गई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो प्रिया की माँ ऐसी बातें बोलती है तो प्रतीक्षा ना थोड़ा सा शौक हो जाती है, बोलती है कि यार प्रिया एकदम कहाँ भाग जाएगी यार, मतलब ऐसा तो कुछ सीन नहीं है उसका कि वो घर छोड़कर भाग जाए, ना ही कोई दंगे वंगे चलते, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो फिर एकदम कहाँ चले गई प्रिया? लोगों को कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों। तो अब क्या होता है दोस्तों, ऐसे ही कर करके ना एक दिन, दो दिन बीत जाते हैं, लेकिन प्रिया का कुछ अता पता नहीं होता। और जब दोस्तों 2 दिन बीतते हैं ना, तो ये फिक्र दोस्तों सर पर चढ़कर बोलने लगती है। तो अब यहाँ पर प्रतीक्षा और प्रिया की माँ दोनों ही पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस में केस दर्ज करवाते हैं कि रात में अचानक से उनकी बेटी गायब हो चुकी, मतलब कि प्रिया गायब हो चुकी है। पुलिस फ़ौरन ही उनके केस वगैरह को ले लेती है। तो अब ऐसे ही कर करके एक दिन बीत जाता है। अब तकरीबन दोस्तों लगभग 4 दिन के बाद इनके पास क्या कहते हैं, प्रिया की माँ के पास ना कॉल आता है उसका, पुलिस का कॉल आता है और पुलिस इन्हें बताती है कि ये लोग जिस जगह पर रहते थे ना, इनके घर से थोड़ी सी दूर पर एक बहुत ही पुराना खंडर बना हुआ था दोस्तों। उस खंडर एक वो किला टाइप का था, लेकिन बहुत साल पुराना किला था, जिसके अंदर लिटरली कई ऐसी जगहें हैं जो कि सुनसान हैं, भयानक हैं। उन जगहों का कोई पहलू नहीं है, इतनी ज़्यादा डरावनी दिखती हैं वो जगहें। तो पुलिस का इनके पास कॉल आता है, पुलिस इन्हें बताती है कि तुम्हारी बेटी प्रिया की लाश उसी खंडर के अंदर मिली है। इतनी बात प्रिया की माँ ने सुनी ना, तो उसके पैर और हाथ ऊपर से नीचे तक कांपने लगे थे दोस्तों। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि पुलिस ये क्या बोल रही है। पुलिस सच बोल रही थी कि डेड बॉडी तुम्हारी बेटी की मिली। तो क्या करती है ये प्रिया की माँ, फौरन ही प्रतीक्षा को कॉल करती है रोते रोते, और बोलती है कि ऐसी ऐसी बात है। प्रतीक्षा दौड़ छोड़ सारे कामों को छोड़कर प्रिया की माँ के पास आती है, और दोनों ही उसी एग्जैक्टली मेन जगह पर जाते हैं जिस जगह पर यह खंडर बना हुआ था। ये लोग जब अंदर जाते हैं ना, तो पुलिस इन्हें बताती है कि तुम्हारी बेटी प्रिया की लाश हमें खंडर के बहुत अंदर जाकर मिली है। जो खंडर बहुत ही ज़्यादा सुनसान था, पता नहीं इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा उसको। आप लोगों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी, प्रिया को किसी ने बहुत ही बेरहमी से नोच नोच कर मारा था। इतनी बुरी हालत हो रही थी कि उसकी शक्ल देखने के लायक नहीं बची थी। लेकिन इसी दौरान पुलिस को उसकी डेड बॉडी के पास प्रिया का मोबाइल फ़ोन भी मिला हुआ था। तो जब वो मोबाइल फ़ोन प्रतीक्षा देखती है ना, तो वो फ़ौरन ही उसको अपने पास में ले लेती है। तो प्रतीक्षा दोस्तों अब उसके मोबाइल फ़ोन को ऑन करती है। उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, प्रिया की बॉडी को। तो ये लोग घर पर आते हैं, तो प्रतीक्षा उसके फ़ोन को चार्ज वार्ज करती है पहले, देन उसके बाद उसके फ़ोन को ऑन करती है और उसके फ़ोन में उसी व्हाट्सएप को खोलती है और देखने की कोशिश करती है कि उस रात उस अननोन नंबर से ऐसा क्या हुआ था। मतलब प्रिया ने उस अननोन नंबर को ले तो लिया था, उसके बाद ऐसा क्या हुआ था। जैसे वो व्हाट्सएप ओपन करती है ना, तो सबसे ऊपर जो नंबर था ना दोस्तों, तो वो वही अननोन नंबर था। प्रतीक्षा शॉक, चैट्स को ओपन करती है। तो जैसे चैट्स को ओपन करती है तो वो देखती है कि ना मरने से पहले ना प्रिया की इस अननोन नंबर से कुछ बातचीत हुई थी। जी हाँ, तो प्रतीक्षा पढ़ने की कोशिश करती है कि ऐसी क्या बात हुई थी। दोस्तों उसी रात को यहाँ पर प्रिया ने उस अननोन नंबर पर मैसेज भेजा था। प्रतीक्षा पढ़ती है, प्रिया ने भेजा था, हेलो कौन हो तुम, इस तरीके से प्रिया ने भेजा था। तो जब प्रिया ने ऐसा भेजा तो सामने से रिप्लाई आया था, यार मुझे माफ़ करियो, मैंने तुझसे झूठ बोला था, मैं तेरी दोस्त प्रतीक्षा हूँ, ठीक है। तो मेरा ये नया नंबर है, इसको सेव कर लियो, और मैंने तुझसे झूठ बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने तुझसे बोला था। इस हिसाब से सामने से अननोन नंबर से मैसेज आता है। तो जब ऐसा मैसेज आता है ना, तो प्रिया उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेती, बोलती है अच्छा ऐसा मजाक, चल ठीक है, मैंने तेरा नंबर सेव कर लिया।
अब जब ये चैट्स दोस्तों, इन चैट्स के अंदर टाइम था रात के 10:30 पौने 11 बजे के आसपास का, तभी अचानक से उस अननोन नंबर से मैसेज आता है कि तू कहाँ पर है। मतलब वो प्रतीक्षा बनकर बात कर रहा था, जो भी था वो बोलती है कि तू कहाँ पर है, तो प्रिया बोलती है कि मैं घर पर हूँ। तो अननोन नंबर से मैसेज आता है कि हमारे तेरे घर के पास जो खंडर बना हुआ ना, वहाँ पर आकर मुझसे मिल, एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, अभी फ़ौरन ही आ जा। जब प्रिया ने ये बात सुनी तो वो बहुत ही शॉक हो गई कि इतनी रात को ये क्यों बुला रही है भला। और हालांकि प्रतीक्षा उस चैट के अंदर साफ साफ देख पा रही थी कि उस रात प्रिया ने उस अननोन नंबर के पास कॉल करने की भी कोशिश की थी, क्योंकि एग्जैक्टली उसमें कॉल्स दिखा रहे थे, लेकिन उस नंबर की तरफ से एक भी कॉल पिक नहीं हुआ था। अब ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, ये तो नहीं पता। एक भी कॉल पिक नहीं हुआ। देन और सामने से चैट्स प्रतीक्षा पढ़ती है, उस चैट के अंदर लिखा हुआ था कि कॉल मत करो, तुम बस आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ इधर ही। तो प्रिया ने बोल दिया ओके मैं आ रही हूँ। बस प्रिया ने इतना बोला था, इतना बोलने के बाद प्रिया चली गई होगी जहाँ पर उसको बुलाया गया था। तब से पता नहीं चला कि प्रिया के साथ क्या हुआ, आखिर उसको किसने मार दिया, किसने ये साजिश रचकर प्रिया को बुलाया था, उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या किया, किसने किया, क्यों किया, कुछ पता नहीं चल पाया दोस्तों इन लोगों को। मतलब कुछ पता ही नहीं चल पाया ये काम किसका हो सकता है, किसी अनजान का? नहीं, अनजान होता तो उसको कैसे पता होता कि ये नंबर प्रिया ने ले लिया है, मतलब प्रतीक्षा से प्रिया ने ले लिया है। और कोई जानने वाला का काम हो सकता है तो किसका हो सकता है? इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। मतलब कि प्रतीक्षा और उसकी प्रिया की माँ को कुछ भी समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली ये घटना हुई तो हुई क्या थी, इस घटना की पहले उस घटना का रहस्य है तो है क्या, किसने मार दिया प्रिया को, कौन था वो शख्स, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। ये कहानी आज भी एक रहस्य बनकर दोस्तों रह चुकी है। क्या ये कोई इंसान का काम था या फिर कोई तीसरी शक्ति यानी कि किसी और ही शक्ति का काम था, इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। प्रतीक्षा ऐसी धीरे धीरे करके दोस्तों बहुत वक्त बीत जाता है, लगभग 1 महीने के ऊपर हो जाता है, लेकिन ये लोग इस बात का पता नहीं लगा पाते कि एग्जैक्टली प्रिया की मौत हुई कैसे थी। कुछ पता नहीं चलता कि प्रिया के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था दोस्तों। तो यही दोस्तों एक दर्दनाक घटना थी जो प्रतीक्षा की लाइफ के अंदर बीती थी। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिया को खो दिया था। क्या दुख हुआ होगा उसकी लाइफ में, आप खुद सोच कर देखो, और एक माँ को क्या दुख हुआ होगा। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि प्रतीक्षा ने इंस्टाग्राम पर मुझसे शेयर की थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे एक और ऐसी दिल दहला देने वाली डिस्टर्बिंग हॉरर स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।